हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं सर्जरी का आपका पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है। रक्तस्राव या रक्त महत्व या आप इसको हेमोरेज करके भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रक्त के महत्व की बात करते हैं कि रक्त की इम्पोर्टेंस क्या है। रक्त का महत्व क्या है तो उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते। ठीक है, तस्माद् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति, यानी कि जो शरीर का मूल है, रक्त को क्या माना गया है, शरीर का मूल माना गया है, क्योंकि शरीर जो होता है वो रक्त पर ही निर्भर है। अतः सर्व संभव उपायों द्वारा हमें रक्त की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त में ही कौन है, प्राण है। तो प्राण किसके अंदर है, रक्त के अंदर है, इसीलिए हमें रक्त की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कोई भी व्याधि हो उसके शमन के लिए क्या किया जाता है, रक्त विश्रावण। जैसे हमने कई सारी डिजीज, पहले मैंने जब आपको रक्त मोक्षण पढ़ाया तब भी बताया कि इन व्याधियों में आप जो है रक्त मोक्षण या शिरावेदन करा सकते हो, रक्त का विश्रावण करा सकते हो। इसमें कुछ मात्रा में अगर दूषित रक्त जो है अगर शरीर में रह जाए तो उसको हम संशमन के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम मात्रा में दूषित रक्त अगर शरीर में रहा है तो वो व्याधि उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव नहीं होने देना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी आप रक्त विश्रावण करें तो ऐसा नहीं है कि आपको अति मात्रा में रक्त विश्रावण कर दे। अगर अति मात्रा में रक्त का विश्रावण कर दिया तो प्राणों की भी हानि हो सकती है। इसीलिए कुछ मात्रा में अगर दूषित रक्त भी शरीर में रहता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अति रक्त का स्राव नहीं होने देना है। तो ये था रक्त का महत्व। अब हम पढ़ते हैं हेमरेज के बारे में। हेमरेज क्या है, हेमरेज क्या है, जो देखिए हमारी बॉडी में ब्लड जो है वेन और आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। जितना भी ब्लड है वो प्योरीफाई फॉर्म में आर्टरी के अंदर सर्कुलेट होता है और टिश्यू तक वो इंटरस्टिशियल स्पेस से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इसेंशियल सब्सटेंस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाते हैं और टिश्यू उनसे कैरी करता है और अपना जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में डालता है और वेन जो है इसको प्योरीफाई करने के लिए हार्ट में ले जाती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी के अंदर फॉलो होती है। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारण की वजह से जो वेन और आर्टरी में जो ब्लड बह रहा है वो यहाँ से निकलकर या तो मान लीजिए इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए पूरा, या फिर बॉडी से बाहर कहीं भी मूव हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेमरेज हो गया है। तो एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड हेमरेज। क्लियर है बात, किसको बोलोगे, अगर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर ब्लड जो है वो बाहर मूव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज का जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हेमरेज के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हेमरेज जो है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वेसल के अकॉर्डिंग जो है तीन टाइप का होता है, कि बॉडी में आर्टीरियल हेमरेज हुआ है या वीनस हुआ है या कैपिलरी हुआ है। तो अगर जो हेमरेज में ब्लड जो है ब्राइट रेड कलर का बाहर आता है तो आपको समझ जाना है कि आर्टीरियल हेमरेज हुआ है। डार्क रेड कलर का ब्लड बाहर आता है तो वीनस हेमरेज है, और रेड कलर का, ओनली रेड कलर का ब्लड अगर बाहर आ रहा है तो वो कैपिलरी हेमरेज हुआ है। तो नेचर ऑफ वेसल के अकॉर्डिंग जो हेमरेज होता है वो तीन टाइप का होता है, आर्टीरियल, वीनस और कैपिलरी। फिर हम बात करें टाइमिंग ऑफ हेमरेज, हेमरेज की टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो हेमरेज होता है वो भी कितने टाइप का है, तीन टाइप का है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज क्या है, जैसे ही किसी इंजरी या सर्जरी के टाइम पर अगर जो हेमरेज होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ और इमीडिएट ब्लीडिंग शुरू होगी, हेमरेज शुरू हो गया, तो वो प्राइमरी हेमरेज है। या आप कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो, चाहे अपेंडेक्टोमी कर रहे हो, स्प्लीनेक्टोमी कर रहे हो, कोलेसिस्टेक्टोमी कर रहे हो, किसी भी तरीके की आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो और उस टाइम पे अगर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो प्राइमरी हेमरेज कहलाएगा। रिएक्शनरी क्या होता है, इंजरी होने के 1 से 6 घंटे के बाद, यानी कि इंजरी हुई तब कोई भी ब्लड बाहर नहीं आया, लेकिन आफ्टर जो है सम टाइम, कुछ टाइम के बाद
रिएक्शनरी जो है अगर ब्लीडिंग बॉडी में शुरू हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? हो सकता है आफ्टर इंजरी, आफ्टर एक्सीडेंट जो है पेशेंट का ब्लड है वो जो है हाई हो जाए, वो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाए, या फिर कफिंग के कारण, या फिर क्या हो सकता है, कफिंग के कारण भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। फिर थर्ड टाइप है इसका सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? आपने चाहे सर्जरी करी, चाहे इंजरी हुई, 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5-7 दिन बाद सडन ही उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसको हम सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकती है। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप था जो किसके अकॉर्डिंग था, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज। ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होगा, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या है, अकर सडनली लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे मान लीजिए किसी भी वजह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, उसकी वजह से जो है सडन ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उसको हम एक्यूट हेमरेज बोलेंगे। और क्रोनिक हेमरेज जैसे पाइल्स में धीरे धीरे लंबे टाइम से पाइल्स हैं तो धीरे धीरे उसमें ब्लड लॉस होता रहता है, हेमरेज होता रहता है, या ड्यूडेनल अल्सर है तो उसकी वजह से अगर हेमरेज हो रहा है तो आप उसको जो है क्रोनिक हेमरेज कह सकते हो। फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का जो नेचर है, यानी कि एक्सटर्नली हो रही है ब्लीडिंग या इंटरनली हो रही है। तो जैसे वॉमिटिंग, ब्लड में वॉमिट में ब्लड आना, हेमेटोमाइसिस कहेंगे, तो ये क्या है, ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है, इसको हम एक्सटर्नल हेमरेज कह सकते हैं। और इंटरनल हेमरेज में क्या होगा, मान लीजिए बॉडी के अंदर स्प्लीन रप्चर हो गया, तो स्प्लीन रप्चर होकर बाहर तो आने सरा, स्प्लीन रप्चर होगा तो इंटरनल ही ब्लीडिंग शुरू होगी, तो उसको हम इंटरनल हेमरेज कहते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। आपको मेन यही याद रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। 3 टाइप का हेमरेज होता है, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, और थर्ड है सीवियर। तो जिसमें 500 ml तक ब्लड का लॉस हो उसको हम माइल्ड हेमरेज कहते हैं। 500 से लेके 1000 ml तक अगर पर्सन का ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे हम मॉडरेट कहते हैं। और 1000 ml से ज़्यादा अगर पर्सन का आपको ब्लड लॉस देखने को मिले तो वो क्या है, सीवियर हेमरेज के अंडर जाएगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे हेमरेज के। उसके बाद हम बात करें हेमरेज के क्लिनिकल फीचर्स की। हेमरेज के क्लिनिकल फीचर्स की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेमरेज हुआ कैसे। जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक के सभी साइन सिम्टम आपको हेमरेज के अंडर जो है प्रेजेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हेमरेज में होगा क्या, हेमरेज में होगा क्या कि हेमरेज में ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का लॉस हो जाएगा, और सभी जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पर्सन जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो जो भी साइन और सिम्टम आपको हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में मिलते हैं वो सारे के सारे आपको हेमरेज में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो भी ब्लड और फ्लूइड लॉस पर ही डिपेंड करता है, और हेमरेज में भी क्या हो रहा है, ब्लड और फ्लूइड का ही लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे बात की गई है कि जब 750 ml से कम ब्लड का लॉस अगर आपको देखने को मिलता है तो उसे आप माइल्ड शॉक कह सकते हैं। किन्हीं किन्हीं टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू है वो 500 ml बताई गई है, और यानी कि मिनिमम 500 ml होगा तब ही आप उसको क्या बोलोगे, माइल्ड बोलोगे। और कहीं कहीं आपके लिए ये डाटा जो है वो 750 ml से थोड़ा कम बोल दिया जाता है, तो आप दोनों ही लिख सकते हो, जो है टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो जब 750 ml से कम ब्लड का लॉस होता है तो उसे हम माइल्ड शॉक कहते हैं। माइल्ड शॉक के अंदर जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो पेल हो जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं, कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से एस्केप हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसीलिए जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। फोरहेड पे क्या देखने को मिलेगी, स्वेटिंग होगी, थर्स्ट प्रेजेंट होगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और लेकिन माइल्ड शॉक में यूरिनरी आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किडनी, जो रीनल सिस्टम है, जो नेफ्रॉन है, उनमें यूरिनरी आउटपुट में या ब्लड के फिल्ट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं दिखता है। केवल आपको माइल्ड शॉक के अंदर या माइल्ड हेमरेज के अंदर एक्सट्रीमिटीज में ही कुछ जो है सिम्टम देखने को मिलेंगे। पल्स रेट, बीपी सब इसका क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो माइल्ड में पल्स रेट, बीपी या यूरिनरी आउटपुट, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि यदि 800 से 1500 ml तक ब्लड का लॉस होता है तो इसे हम मॉडरेट शॉक या जो है हेमरेज कहते हैं। इसमें जो होती है पल्स रेट क्या हो जाएंगी,
थोड़ी बढ़ जाएंगी और बढ़ करके कितनी मिलेंगी आपको, 100 से थोड़ा कम मिलेंगी लेकिन बढ़ी हुई मिलेंगी। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो सेम मिलेगा, लेकिन डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो कैसा मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो तो सेम ही रहेगा, 120 के अराउंड ही रहेगा, लेकिन डायस्टोलिक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो है 90, 100 ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। यहाँ पे यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए पर्सन को आपको ये ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड का अब ज़्यादा अमाउंट लॉस हुआ है तो किडनी के पास ब्लड उतना अमाउंट में फिल्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचेगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक्सट्रीमिटी जिसमें भी क्या रहेंगी, पेल रहेंगी। फिर उसके बाद आता है कि अगर ब्लड लॉस जो है वो 1500 ml से 200 ml के 1500 ml से लेके 2000 ml हो तो उसे सीवियर शॉक कहते हैं, यानी कि पर्सन जो है वो सीवियर हेमरेज से की कंडीशन में पहुंच चुका है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में जा चुका है तो हार्ट भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। पल्स रेट बहुत बढ़ जाएंगी, फेबल हो जाएंगी, 120 पर मिनट मिलेंगी। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इसकी 20 पर मिनट या उससे थोड़ा कम देखने को मिलेगी। यूरिनरी आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा और पेशेंट जो है वो पेल एवं ड्राउजी हो जाएगा, क्योंकि एकदम डिहाइड्रेटेड रहेगा, ब्लड पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, ब्लड लॉस इसके अंदर सीवियर है। ठीक है, और क्या होता है, यदि ब्लड लॉस जो है वो 2000 ml से भी ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा है तो क्या है, सीवियर से सीवियर शॉक हो चुका है, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, तो इतना लो हो जाएगा कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर पाओगे। तो अगर 2000 से भी ज़्यादा ब्लड का लॉस है तो बीपी इतना डाउन हो जाएगा कि वो भी जो है आप उसको स्फिग्नोमेनोमीटर से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यूरिनरी आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, पल्स बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएंगी और ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी, इसलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे हेमरेज का, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराओगे, ज़रूरत पड़ी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाओगे, उस जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे स्प्लीन रप्चर हुआ है या कोई एक्सीडेंटल इंजरी है, उसको कंट्रोल करोगे और आईवी जो है उसको फ्लूइड दोगे, ब्लड दोगे और साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप हेमरेज है उसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फिर बाकी का और क्या क्या करोगे आप इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज में क्या क्या कर सकते हो, प्रेशर एंड पैकिंग, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर करना है और उस एरिया को कवर करना है, पैक करना है। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप टर्निकेट अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर भी नहीं रुक रही है तो आप आर्टरी फोर्सेप अप्लाई करके उस आर्टरी को क्लोज कर दीजिए, लाइगेचर लगा दीजिए अगर फिर भी ब्लीडिंग ना रुके, और पर्सन को जो है ग्रेविटी के अंगेंस्ट वाली पोजीशन में लिटाइए, जिससे जो है ब्लड फ्लो उसका थोड़ा उस वुंड की तरफ कम हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ बोन वैक्स, अगर कहीं से बोन कट हुई है, बोन में इंजरी हुई है तो बोन वैक्स लगाना है। व्हेन ब्लीडिंग फ्रॉम कट एजेस ऑफ बोन, तो वहाँ पे बोन वैक्स अप्लाई करना है आपको। और कोटराइजेशन, दहन कर्म करना पड़ेगा, डायथेरेपी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी तरीके से अगर उसका ब्लड जो है नहीं रुका, ब्लीडिंग नहीं रुकी, हेमरेज कंटिन्यू रहा, तो लास्ट में जाके कॉटराइजेशन आपको करना पड़ेगा। रक्त विस्रावण में अति रक्तस्राव उपद्रव, क्या अति रक्तस्राव हुआ तो क्या क्या उपद्रव हमें देखने को मिलेंगे, तो मान लीजिए अति उष्णकाल है, अति स्वेदन, अति वेदन, अदृष्टकर्मा द्वारा रक्त विस्रावण करा, यानी कि जो है अति उष्णकाल में हमें रक्त विस्रावण या शिरावेदन नहीं करना चाहिए, अति स्वेदन कराने के बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेदन हो गया है तो नहीं कराना चाहिए, जो शिराएं दिखाई नहीं दे रही हैं उनका रक्त विस्रावण ना कराना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने करा दिया है तो अतियोग हो जाएगा, अतियोग होगा तो उस व्यक्ति को शिराशूल, अंधता, तिमिर, आक्षेपक पांडु रोग देखने को मिलेगा और अंत में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। फिर आता है अति प्रवृत्ति, अगर रक्त की अति प्रवृत्ति हो रही है तो आप उस रक्त का स्तंभन कैसे करोगे, तो हमें कसाय द्रव्य वाले स्तंभक द्रव्यों का यूज करना है, कसाय रस वाले स्तंभक द्रव्यों का। तो अति स्राव, अति रक्तस्राव होने पर लोद्र, सारे कैसे कसैले द्रव्य है, यष्टि मधु, प्रियंगु, रक्त चंदन, गैरिक, रसांजन, शंख, गेहूं, इनका चूर्ण जो है हमें व्रण मुख पर अवचूर्णन करना है, इनके चूर्ण से हमें व्रण मुख पर अवचूर्णन करना है, जिससे क्या हो जाए, रक्त का स्तंभन हो जाए, रक्त आना रुक जाए। और क्या कर सकते हो, अंगुली के अग्रभाग से
उस स्थान का पीड़न करोगे, व्रण स्थान पर प्रेशर डालोगे जिससे ब्लीडिंग आना बंद हो जाए। व्रण स्थान पर लगातार आप गाढ़ बंधन बांध के रखोगे, बहुत गाढ़ बंधन बांधोगे जिससे उन वेन और आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। स्थानिक प्रयोग में आप कैसे करोगे कि जिस भी स्थान पर वुंड हुआ है या जहाँ से भी हेमरेज हो रहा है वहाँ पे आपको लोध्राधि चूर्ण का प्रयोग करके वहाँ पे अंगुली से घर्षण करते रहना है जिससे रक्त का स्तंभन हो सके। शीतल परिषेक, प्रलेप, जो भी सारे काम जिससे रक्त का स्तंभन हो सके, रक्त बहना बंद हो सके, वो सारे काम आपको करने हैं। कसाय पान, कसैले ही द्रव्यों का, शीतल द्रव्यों का आपको पान कराना है जिससे ब्लड लॉस को कंपनसेट किया जा सके। तो कोकिल्यादि क्वाथ का पान करा सकते हो, दुग्ध पान करा सकते हो, सारे पित्त शामक हैं तो रक्त अगर दूषित है तो उसको भी क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। जो है यूष पान करा सकते हो, रक्तपान, ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो गया है तो अजाके रक्त का पान करा सकते हो। शीतल वीर्य वाले द्रव्य ही आपको उसको देने हैं और व्यक्ति को शीत गृह में ही आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हो, रक्त स्तंभक उपाय कर सकते हो। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। तो संधान कसाय द्रव्यों के द्वारा करना होता है, स्कंदन जो है वो शीतल द्रव्यों के द्वारा करना होगा, पाचन में आप किसी भी क्षार का या भस्म का प्रयोग कर सकते हो, दहन अग्नि कर्म के द्वारा उस शिरा को संकुचित करा करके आप क्या कर सकते हो, जो रक्त बह रहा है, जो अतिस्रावित जो रक्त है उसका स्तंभन करा सकते हो।